हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो कि है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो देखिए आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसको हम डिटेक्ट करने के लिए, ये भी हमारा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये किस तरीके से, देखिए कि आपको पता है कैल्शियम होल ब्लड में क्या है, आपकी जो सोडियम साइट्रेट है उसको क्या करती है, बाउंड करके रखती है और इसकी वजह से कोagulation नहीं होता है। तो यहाँ हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कैल्शियम इन होल ब्लड, कैल्शियम इन होल ब्लड आपकी बॉडी में क्या होता है, जो कैल्शियम है वो बाउंड बाय, किसके द्वारा बाउंड रहती है, ये सोडियम साइट्रेट से, बाउंड बाय सोडियम साइट्रेट। और ये क्या करेगी, डज प्रिवेंट द कोagulation, डज प्रिवेंट द कोagulation। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो बॉडी में कोagulate नहीं हो पाता है और बाहर आते क्या कोagulate हो जाता है। तो अब बात आती है प्लाज्मा। इसके अंदर ये टेस्ट किसकी मदद से करेंगे हम, प्लाज्मा हमें सेपरेट करना होता है। द प्लाज्मा आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन, यानी यहाँ पर क्या होगा प्रिंसिपल में, द प्लाज्मा आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन। प्लाज्मा क्या है, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में, आप लोगों को पता है सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है उसको रोटेट करते हैं जिससे क्या है, आपका प्लाज्मा सेल्स से सेपरेट हो जाता है। तो द प्लाज्मा आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन कंटेन ऑल इंट्रिंसिक फैक्टर्स, contain all intrinsic factor except calcium and प्लेटलेट्स। यानी यहाँ आपको क्या बताना चाह रही हूं मैं कि आपका जो प्लाज्मा है, यानी आपने क्या किया, सेल्स से प्लाज्मा को सेपरेट किया सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा, तो क्या होगा, उसमें सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग का काम करते हैं ना। तो सारे इंट्रिंसिक फैक्टर वहां पर होंगे एक्सेप्ट कैल्शियम एंड प्लेटलेट, यानी कैल्शियम और प्लेटलेट जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम क्या है एपीटीटी टेस्ट में, एपीटीटी टेस्ट यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, यानी जो हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, एपीटीटी टेस्ट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन बाय एडिंग एक्टिवेटर क्या होगा, आपका जो है प्लाज्मा में, बाय एडिंग एक्टिवेटर इन प्लाज्मा कोagulation कैस्केड हैज बिगन। या हम बोलते हैं कोagulation कैस्केड क्या है, शुरू हो जाता है, इस बिगिंस। यानी यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि एपीटीटी टेस्ट है, वहां पे क्या होता है, कैल्शियम हम प्लाज्मा को काम में लेते हैं। तो मैंने आपको बताया प्लाज्मा में क्या है, कैल्शियम और प्लेटलेट, ये दोनों चीजें नहीं होती। तो क्या होगा, एपीटीटी टेस्ट में क्या है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसमें हम एक्टिवेटर ऐड कर देते हैं। इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा, जो प्लाज्मा है उसमें भी कोagulation कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कोagulation कैस्केड क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि आपके पास में प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। तो आप इन दोनों चीजों को ऐड कर देते हो, तो उसके बाद क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में जहां भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे भी पूरा जो आपका कोagulation कैस्केड है वो शुरू हो जाता है। और वो किस तरीके से काम करता है, जब हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, यानी हम उसे एक स्पेसिफिक टेंपरेचर प्रोवाइड करवाएंगे। इंक्यूबेशन क्यों करते हैं, हम वहां पे उसे एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए, ताकि जो रिएक्शंस हैं वो इजीली हो सके। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, यानी इंक्यूबेशन के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंक्यूबेशन के दौरान फैक्टर 8 जो है आपका, एंड फैक्टर कौन सा, यहाँ हम क्लोटिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपका फैक्टर 11 जो है, आर क्या करेंगे, एक्टिवेटेड। फिर क्या होगा, आपके इंक्यूबेशन के दौरान क्या होगा, फैक्टर 8 और फैक्टर 11 एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अगर उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर ऐड करते हैं तो आपका जो आगे का कोagulation कैस्केड है, जो कोagulation प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको समझने से पहले आप प्रीवियस क्लास में जो भी आपको पूरा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे कोagulation कैस्केड जो बताया है वो सब अच्छे से समझना होगा, उसके बाद में आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फैक्टर 11 क्या एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर एडिंग कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने के बाद क्या होगा, रेस्ट कोagulation कैस्केड बिगन। यानी बाकी का जो कोagulation कैस्केड है वहां पे क्या है, कैल्शियम की प्रेजेंस नहीं थी, कैल्शियम की कमी हो रही थी। आपने जैसे कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम उसको प्रोवाइड करवाए तो आगे का जो आपका कोagulation कैस्केड है वो भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या कोagulation कैस्केड स्टार्ट हो गया। इसके बाद में क्या है, इवेंट टाइमिंग इज नोटेड। आप क्या करते हैं, यहाँ पे इवेंट की जो टाइमिंग है, यानी ये प्रोसेस होने में जो टाइमिंग हो रही है, ये किस तरीके से क्लोटिंग वगैरह हो रही है, उसको क्या है आप नोट कर लेंगे और वही आपका क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी प्रिंसिपल की, इस टेस्ट का प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। देखिए कि आपका जो होल ब्लड है बॉडी में, वहां पर क्या है, हम किसको पढ़ रहे हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इसमें कैल्शियम इन होल ब्लड बाउंड बाय सोडियम साइट्रेट, कैल्शियम क्या है, होल ब्लड में सोडियम साइट्रेट से बाउंड रहती है, तो आपका कोagulation वहां पर नहीं होगा। लेकिन द प्लाज्मा आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन, यानी प्लाज्मा को आप सेंट्रीफ्यूज करके यहाँ पे काम में लेते हैं, उसमें सारे इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे एक्सेप्ट कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या नहीं होगा उसमें, कैल्शियम और प्लेटलेट्स वहां पे मौजूद नहीं होगी। एपीटीटी टेस्ट यानी हमारा जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट जो है, एपीटीटी टेस्ट जो है आपका, वो क्या करता है, टेस्ट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे हम काम लेते हैं बाय एडिंग एक्टिवेटर। इसमें क्या हुआ, एक्टिवेटर को ऐड करने से प्लाज्मा कोagulation कैस्केड है वो बिगन हो जाता है। ठीक है,
अब बात आती है कि इसमें हम कैसे करते हैं, इंक्यूबेशन के दौरान जो आपका फैक्टर 8 है यानी क्लोटिंग का फैक्टर 8 एंड फैक्टर 11 वो एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड आप जैसे ही उसमें ऐड करते हैं तो बाकी का जो कोगुलेशन कैस्केड है वो भी क्या है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात हुई एपीटीटी टेस्ट के क्या प्रिंसिपल की। इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में। स्पेसिमेन कलेक्शन, इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका जो स्पेसिमेन है, टेस्ट सैंपल है, उसको किस तरीके से काम में लिया जाता है और कैसे आप टेस्ट परफॉर्म के लिए उसको रेडी करेंगे। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या है, आप क्या क्या लेते हैं, 3.2% ट्राई सोडियम साइट्रेट, क्या लेंगे यहाँ पर 3.2% ट्राई सोडियम साइट्रेट, जो क्या होता है एक एंटी कोगुलेंट होता है। तो यहाँ पे आप 3.2% ट्राई सोडियम साइट्रेट लेंगे और सैंपल क्या होगा, वेन पंक्चर सैंपल इज कलेक्टेड, वेन पंक्चर सैंपल इज कलेक्टेड, यानी सैंपल कलेक्शन की साइड क्या है, वेन। तो यहाँ पर क्या है, वेन पंक्चर सैंपल आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीफ्यूज द सैंपल, आपको प्लाज्मा की जरूरत यहाँ पर है ना, तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल को कितनी आरपीएम पे, 2500 से 3000 आरपीएम पर। सैंपल को आपने कितने पे क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, कितनी देर के लिए, 15 मिनट्स के लिए आपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद में ये स्टेबल रहता है, स्टेबल कितनी देर के लिए, आपका जो सैंपल है 4 आवर्स यानी 4 घंटे के लिए ये स्टेबल रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी आपको अगर आपका सैंपल वैसा का वैसा ही चाहिए, उसके अंदर कुछ भी क्या हो, कोई भी रिएक्शंस ना हो, तो इसके लिए आप उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबल कितनी देर के लिए, 4 घंटे के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको सही से रख सकते हैं। इसके बाद रीजेंट आपके कौन कौन से होते हैं, रीजेंट में आएगा आपका यहाँ पर फॉस्फोलिपिड और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ किसको काम में लेते हैं आप, फॉस्फोलिपिड और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन कंटेनिंग एक्टिवेटर, जिसके अंदर क्या हो, एक्टिवेटर भी हो, क्योंकि वो एक्टिवेटर क्या करेगा, हमारी रिएक्शन है जो हमारा कोगुलेशन कैस्केड कोगुलेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए, लेकिन कैसा, जिसमें कि एक्टिवेटर प्रेजेंट हो। इसके बाद आपको चाहिए प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ठीक है, आपको पता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा आपको कैसे मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूजेशन से, क्योंकि हमारा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो प्लाज्मा होगा उसमें कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। तो प्लेटलेट प्लाज्मा और कंट्रोल प्लाज्मा आपको चाहिए, और कैल्शियम क्लोराइड आपको चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड 0.025 मोल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, 0.025 मोल सॉल्यूशन आप यहाँ पे काम में लेंगे। और टेस्ट ट्यूब एंड स्टॉप वॉच, टेस्ट ट्यूब एंड स्टॉप वॉच, जिसमें आप क्या है, आपके टेस्ट की जो टाइम है उसको नोट करेंगे। ठीक है, ये आपकी बात हो गई किसकी, कि किस क्या क्या रिजल्ट्स और क्या क्या चीजें आपको जरूरत होती है इस टेस्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसीजर की तरफ कि टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो प्रोसीजर में क्या आता है, देखिए 0.1 ml प्लाज्मा हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल 1 एंड 2, उसमें क्या है, आप 1 और 2 नंबर डाल देंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स पर, जिससे क्या आपको पता चल सके। उसके बाद में आप ऐड करेंगे 0.1 ml इसका पेशेंट का प्लाज्मा, पेशेंट प्लाज्मा इन 2 टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे आप, पेशेंट का प्लाज्मा ऐड करेंगे। उसके बाद में बोथ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बोथ लिख देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या करेंगे आप, 0.1 ml प्लाज्मा ऐड करेंगे। उसके बाद में ऐड 0.1 ml कंट्रोल प्लाज्मा, कंट्रोल प्लाज्मा इन बोथ। फिर क्या करेंगे आप, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या कंट्रोल प्लाज्मा ऐड कर देंगे। उसके बाद में बात आती है हमारी किसकी, इंक्यूबेट करो। इसके अंदर आप 0.1 ml क्या डालेंगे, एपीटीटी रीजेंट, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन रीजेंट। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन था, उसके अंदर हमने एक्टिवेटेड डाल दिया, तो वो क्या बन गया, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन रीजेंट हमारा तैयार हो गया। आप उसको 0.1 ml वो डालेंगे किसके अंदर, ये आपको किसमें ऐड करना है, इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। ये आपको सिर्फ किसमें ऐड करनी है, आपकी जो पहली टेस्ट ट्यूब थी उसी के अंदर ऐड करनी है, दूसरी में नहीं करनी। तो आपने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला। उसके बाद में आप इसमें क्या करेंगे, इंक्यूबेट, आप इसके अंदर डालने के बाद में इंक्यूबेट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच। आप अभी देखिए पहली ही जो पहली टेस्ट ट्यूब थी आपने उसको 1 नंबर जो दिया था ओनली उसी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं आपने, उसमें प्लाज्मा है, हमारा पेशेंट का प्लाज्मा डाला हुआ है, और उसमें क्या है, कंट्रोल प्लाज्मा आपने डाला हुआ है। उसके अलावा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन रीजन जो है आपका, जिसके अंदर एक्टिवेटर मिक्स है, वो आपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला। उसके बाद में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को आप इंक्यूबेट करेंगे और आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया टाइमिंग नोट करने के लिए। तो ये बात हुई फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की। इसके बाद में आप इंक्यूबेट करेंगे सेकंड वाली को, जो आपने दूसरा नंबर डाला था ना, उसको इंक्यूबेट सेकंड टेस्ट ट्यूब, लेकिन साथ में नहीं, आफ्टर 1 मिनट ऑफ 1, आफ्टर 1 मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, आफ्टर 1 मिनट ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या है, आपको इंक्यूबेट दोनों को करना है, लेकिन सेकंड टेस्ट ट्यूब को आपने पहले करा, इंक्यूबेट आपने फर्स्ट को पहले किया, उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसको आप उसके 1 मिनट के बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाली थी जिसमें आपने आपका क्या ऐड किया था, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन रीजेंट ऐड किया था, सबसे पहले आप उसको इंक्यूबेट कीजिए, देन उसके 1 मिनट बाद आपकी जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसपे आपने 2 नंबर डाला था उसको इंक्यूबेट कीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद में एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स ऐड
3 मिनट के लास्ट में आप क्या करेंगे, इसमें 0.1 ml प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। एड 0.1 ml प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड। आपका जो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया था ना, अपने रिजल्ट में देखा था, तो आप वो ऐड करेंगे 3 मिनट के एंड में, और उसकी क्वांटिटी भी कितनी होगी, 0.1 ml। अब आप क्या करिए, स्टार्ट स्टॉप वॉच, यहाँ पर स्टॉप वॉच को आप स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में मिक्स ट्यूब, जो दोनों आपके ट्यूब है उसको मिक्स करेंगे। मिक्स टेस्ट ट्यूब किसके अंदर, इन वाटर बाथ, इन वाटर बाथ। कितनी देर के लिए, 20 सेकंड्स के लिए। आप क्या करेंगे, वाटर बाथ है उसके अंदर ट्यूब को रखकर मिक्स करते रहेंगे, जिससे उसको क्या है, टेम्परेचर जो है हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर वो उसको प्रोवाइड हो सके। तो आप टेस्ट ट्यूब को किसमें मिक्स करेंगे, वाटर बाथ के अंदर मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद में टेक आउट द ट्यूब एंड ऑब्जर्व क्लोट। ठीक है, क्या होगा, आप इसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे। आपने टेस्ट ट्यूब बाहर निकाली किससे, वाटर बाथ से बाहर निकालते हुए आप उसको देखते रहेंगे कि कितने टाइम में, स्टॉप वॉच में कितने समय में क्या हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या आती है, आपका जो एपीटीटी टेस्ट है उसकी नॉर्मल रेंज है 25 से 35 सेकंड। यानी आपका नॉर्मल, एक जिस पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंडीशन में 25 से 35 सेकंड के अंदर अंदर क्या है, कोगुलेशन हो जाना चाहिए, क्लॉट फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी किसकी, कि किस तरीके से आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होगी जिनमें ये हाई हो सकता है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इसकी देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है यहाँ पर, कि हीमोफीलिया ए एंड बी, हीमोफीलिया ए एंड बी, इन दोनों के अंदर क्या होगा, आपका एपीटीटी है उसको हम लगाते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। और वॉन विलीब्रांड डिजीज, वॉन विलीब्रांड डिजीज या फिर जिसको VWDB बोलते हैं, वॉन विलीब्रांड डिजीज में, और मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड। यानी अगर किसी की सर्जरी हो रही है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, पेशेंट को ज्यादा ब्लड की नीड होती है, उस कंडीशन में भी एपीटीटी को परफॉर्म किया जाता है। और फैक्टर 9 एंड फैक्टर 11 और 8 और फैक्टर 12 क्या होगा, फैक्टर 9, 11 और 12 इनकी कंडीशन में चेक करने के लिए भी क्या होगा, आपको एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो एपीटीटी किस किस कंडीशन में करते हैं हम, अगर हीमोफीलिया ए और बी, ठीक है, ये कंडीशन हो गई है फर्स्ट कंडीशन आपकी। सेकंड है वॉन विलीब्रांड डिजीज, जिसको VWDB बोला जाता है, उस कंडीशन के अंदर मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड, यानी ड्यूरिंग सर्जरी अगर पेशेंट को ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो वहां पर उसे बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उस कंडीशन में। और फैक्टर 9, 11 और 12 की कमी देखने के लिए, कि इनकी कमी की वजह से ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है, इनकी डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए आप क्या होता है, एपीटीटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसका हमने प्रिंसिपल देखा, किस तरीके से उसका प्रोसीजर लगाया जाता है, और हम उसकी नॉर्मल रेंज और उसकी वैल्यूज को कैसे देखते हैं, और किस किस कंडीशन में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।